देखिए मेरे पास ऑप्शन है म्यूट ऑल की, वो मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं करती हूँ नॉर्मली, ठीक है। और उसके अलावा टैगिंग की ऑप्शन मेरे पास होती है, मैंने वो भी नहीं किया आपकी क्लास में अभी तक किसी को, लेकिन उसकी वजह से उसके पास ज्यादा पावर आती, मैंने सबको दी हुई है, मैंने सबको एक लेवल पे प्रेजेंटर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक दफा अपने ओके मैम। सेटिंग्स पे चेक कीजिएगा। और मैंने उस दिन, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, मैम तकरीबन जो जो भी मोबाइल से यूज कर रहा है ना, तो आपकी क्लास में ये इशू हो रहा है। अदरवाइज बाकी टीचर्स की क्लास में हम लोग अटेंडेंस भी मार्क कर लेते हैं और वहाँ पे हमें चैट का ऑप्शन भी आ रहा होता है। आपकी क्लास में नहीं आ रहा मैम, और वो भी जब आप ब्रेकआउट रूम में जाते हैं तब। नॉर्मली जनरल जो होता है ना उसमें आ रहा होता है। अच्छा देखिए बाकी क्लासेस में शायद अभी तक आपके ब्रेकआउट रूम्स नहीं बने होंगे, ठीक है। अभी उसमें किसी में ब्रेकआउट रूम्स नहीं बने होंगे। मैंने आपको बताया था कि मोबाइल पे चैट का ऑप्शन आपके पास होता है और ब्रेकआउट रूम में भी होता है, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को ये वर्किंग असाइनमेंट दी थी तो उस दिन फिर मैंने मोबाइल पे खुद भी ऑन कर लिया था और मेरे पास वहां पे चैट की ऑप्शन थी, फिर मैंने 2-3 ग्रुप्स में अपनी अटेंडेंस मार्क भी की थी, ठीक है। तो वो आप लोगों की मैम ऑप्टिमल नहीं है। जी जी, मैम चैट का ऑप्शन है, लेकिन चैट पे जब क्लिक करो तो नीचे लिखा आता है कि यू आर म्यूटेड इन दिस टीम। तो फिर हम टाइप नहीं कर सकते ना वहाँ पे। अच्छा चले यस वो मैम, फिर नहीं हम होता देख, टाइप। मैंने कॉल पे भी यही बताया था कि मैम यही प्रॉब्लम आ रहा है, हम अटेंडेंस अब नहीं मार्क कर पा रहे। एक मिनट ठहरो, ये तुम लोग ब्रेकआउट रूम्स में जब मैं चली जाती हूँ तो यहाँ पे जो आपके हैं मैनेज एडिट मेंबर्स, आई पे जाऊंगी तो मुझे मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और मेरे जो 7 मेंबर्स हैं उनमें से सब एक ही स्टेटस पे हैं ब्रेकआउट रूम नंबर 1 में, ठीक है। एज सच मेरे पास वो नहीं है रूम, मिनट, चैनल नोटिफिकेशन और पोस्ट रिप्लाईज, ऑल एक्टिविटी कर देते हैं। चैनल नोटिफिकेशन वैसे मुझे ऑफ रखने चाहिए, लेकिन इसमें भी नहीं है, 4 में भी नहीं है। देखो ये जो बाकी चैनल्स वाले हैं उनको तो मसला नहीं है, ये किसी किसी को मसला है, लेकिन उसको मैंने नहीं किया हुआ। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास एक ही स्टेटस है सबका, सारे चैनल्स में, मैंने वो भी चेक कर लिया है। मैंने तुम लोगों को आगे वर्किंग असाइनमेंट देनी है जो तुम लोगों की मेगा असाइनमेंट है, उसके लिए भी मुझे इसलिए मुझे चैनल्स क्रिएट करने पड़े, क्योंकि मेरे लिए बार बार मुश्किल हो रहा है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं ऑनलाइन सिस्टम पे तो वो इस तरह नहीं चल सकता कि बस मैं जो है वो बार बार ग्रुप बनाती रहूं और करती रहूं। तो इसलिए वन टाइम मुझे ये वर्किंग करना पड़ी, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है जिसमें नहीं है यहाँ पे प्राइवेट चैनल है और इसकी कोई म्यूट मैंने नहीं किया हुआ, तुम लोगों ने खुद ही कुछ किया हुआ है अपने आप को, मैंने किसी को म्यूट नहीं मैम किया। ये जो जनरल चैट है ना, मैम ये जो जनरल चैट है इसमें करंटली यू आर म्यूटेड, मतलब सबका यही आ रहा है। जो जनरल चैट है इसमें यही आ रहा है। तुम लोग जनरल चैट में नहीं लिख सकते? नो मैम, आजकल नहीं लिख सकते। इवन मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ, मैसेज नहीं सेंड हो रहा वहाँ पे। हाउ कम, मैंने मैम नहीं जब मैम जब आप टाइप करती हैं ना, जो ऊपर नोटिफिकेशन आता है, तो हाँ वहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन है। मतलब नोटिफिकेशन से हम अगर रिप्लाई करें तो हम रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से अगर कुछ टाइप करना चाहें तो हम नहीं कर अच्छा, पाते। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता तुम लोग को ये क्यों नहीं पता। ये आपको पता है कि टीम्स में पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स कोई भी चैट इनिशिएट कर सकते थे, ठीक है, नॉर्मल टीम्स के ऊपर। लेकिन चूंकि ये प्री स्कूलर्स से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक सारे यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो बैक एंड पे माइक्रोसॉफ्ट को गई थी उसमें ये था कि जो जो चैट का ऑप्शन था वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज कर रहे थे। तो वहां पे जाके फिर उन्होंने ये ऑप्शन क्रिएट कर दी थी कि जो चैटिंग है वो टीचर एनेबल करता है, तो उसको रिस्पॉन्स में आप कर सकते हैं, नई चैट कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर मैम बच्चा नई चैट बाकी शुरू उसमें कर कर लेता है। सकते हैं, बाकी जो है क्लासेस में कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। तो चलो ठीक है, मेरे अ, रिप्लाई में कर दो, नया नई चैट क्यों करनी है तुमने? हम्म।
तो मैम हो सकता है रिप्लाई कि में भी नहीं हो रहा ना। रिप्लाई में तो होना चाहिए, रिप्लाई में तो हो सकता है, क्योंकि अभी ये देखिए मुझे 14 रिप्लाईज अगर आए हैं तो वो कैसे हो सकता है कि मुझे ना आए। चलो मैं दोबारा अभी छोड़ें, क्लास की तरफ चलते हैं। आई विल बी चेकिंग द सेटिंग्स, लेकिन जो टीचर्स सेटिंग है इनेबल्ड, हो सकता है कि बाकियों ने इनेबलिंग ना की हो, लेकिन मैं अपना टीम्स अपडेटेड रखती हूँ टीचर सेटिंग पे। तो उसमें यह है कि ये चैट को मिनिमाइज करने के लिए ड्यूरिंग द लेक्चर्स, क्योंकि उससे वो इफेक्ट हो रहा था ओवरऑल। तो जो जो ऑप्शन जो है वो तकरीबन, इसको तो कई महीने हो गए, दो महीने शायद हो गए हैं कि ये इंट्रोड्यूस हो गई थी चैट डिसेबलिंग की, और उसको रिप्लाई में सिर्फ स्टूडेंट कर सकता है। तो मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूंगी कि किस तरह से आपको इनेबल करना है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स टॉक ऑफ टुडे। ठीक है, ओके मैम। लेकिन अभी देखो ना, अब आप लोग कहते हो नहीं लिख सकते, अगर ऐसा होता तो फिर मुझे किसी भी रूम से कोई रिस्पांस ना आता, कोई चैट नहीं लिख सकता। लेकिन ब्रेकआउट रूम नंबर 1 में मुझे अरमगान ने अपना लिखा, अपना आईडी लिखा, उसने अटेंडेंस, मुबशरा ने अपनी की, हिजरान ने की, आसिया नदीम ने की, फिर कोई कह रहा था शायद कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैंने अपना नाम लिख के दिखाया कि देखो लिखा जा सकता है मोबाइल पे भी, ब्रेकआउट रूम 1 में, और फिर मुबशरा ने पूरा आंसर वहाँ पे पेस्ट किया। तो इसका मतलब इनेबल्ड है तो लोगों ने किया ना। ये आप लोगों की पर्सनल सेटिंग्स में मसला है वैसे इस वक्त, जो मुझे समझ आ रही है। ब्रेकआउट रूम 2 में गनवा ने, अतीक ने अपनी अपनी की, बाकी लोगों ने नहीं की। इरम बुखारी ने भी अपनी की, तीनों ने की, बाकी लोग नहीं कर सके, तो वो उनका पर्सनल इश्यू है, क्योंकि मेरे ने सबको एक ही लेवल पे रखा हुआ है क्लास में अगेन। लेकिन ब्रेकआउट रूम नंबर 2 वालों ने कोई रिस्पांस पेस्ट नहीं किया। फिर मैंने आपको जनरल चैट में भी लिखा कल जब मैं चेक कर रही थी आपका काम, तो उन्होंने फिर भी मुझे अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं जमा करवाया अपने वर्क का। मैम 3 हमने मैम जनरल चैट में हमने बाद में किया था, वहाँ पे पर्सनल चैट में सबने अटेंडेंस मार्क की थी, क्योंकि तब सबको ये जनरल चैट में इशू हो रहा था। तो फिर हमने बाद में पर्सनल के बाद फिर यहाँ पे भी पेस्ट किया था अपना जो रिस्पॉन्स था। बेटे आप लोगों का कोई रिस्पांस यहाँ नहीं आया। जनरल में मैं दोबारा चेक कर लूंगी, क्योंकि जनरल में फिर वो बहुत क्लटर हो जाता है, तो वहां पे देख लूंगी अगर कोई आया है या नहीं आया है। लेकिन क्लटर को बचाने के लिए ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं कि हर बंदा चैट इनिशिएट ना करे इसके अंदर। आपने जो चैट करनी है आप दूसरे मैम चैनल्स वो पे जहाँ करते हैं, पे मैं ओके देख मैम, लूंगी जहाँ इस पे पे। अटेंडेंस कुछ मार्क है स्टूडेंट ठीक मैम है, कुछ बाकी स्टूडेंट्स मैम थे जहाँ वो, पे उनका अटेंडेंस मोबाइल मार्क से है नहीं हो रहा था, वहाँ के फिर उन्होंने नीचे लैपटॉप पेस्ट से हुआ किया हुआ तो है। वो फिर उनका वो। अच्छा वही मैं तुम लोगों को कह रही हूँ, तुम अपने अपडेट्स लिया करो ना मोबाइल के ऊपर। जब मैंने आपको बात की थी जिस दिन आपका जुमे को था, तो मैंने आपको बताया था कि वेंसडे को इसकी अपडेट्स हुई हैं, तो फिर आप लोगों ने अपडेट्स खुद लेने होते हैं। बाकी सारे ग्रुप्स ने रिस्पांस भी सबमिट कराया था और अटेंडेंस भी मार्क की थी, वो मैंने सारी कल और परसों 2 दिन में चेक किया था काम आप लोगों का। ठीक है, तो वो इश्यू नहीं था सही है। किसी भी ग्रुप का। 2 का मैं फिर ढूंढ लूंगी जनरल में जाके अगर है या नहीं है। ठीक है, तो वो मैम नॉर्मली जहाँ जब पे टीम्स, अटेंडेंस मैम मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ, मेरे पास तो वो ग्रुप अभी भी शेयर हो रहा है और उसमें वो रिस्पांस भी है और अटेंडेंस भी लगी हुई है। ग्रुप 2 में यस मैम। ये मेरे पास शो नहीं हो रहा आपका, ये मैम अभी सिर्फ तक वो 5 पार्टिसिपेंट ही जहाँ पे शो कर रहा अटेंडेंस है। मार्क हुई है वहाँ पर। नहीं पार्टिसिपेंट तो मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और आपकी जो वीडियो बनी है वो भी है मेरे पास। लेकिन ये वीडियो कहती हूँ, ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है इसकी, लेकिन आपका रिस्पांस नहीं पेस्टेड इसके अंदर कहीं पे भी। मैम अटेंडेंस जहाँ पे मार्क हुई है मेरी इरम बुखारी की, उसी के साथ वो रिस्पॉन्स भी हमने पेस्ट किया था। मैम मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। इरम बुखारी की अटेंडेंस तो मार्क हुई हुई है, लेकिन उसके नीचे मेरे पास नहीं है। इरम को मैं रिस्पांस कर सकती हूँ, बाकियों में मेरे पास ये होता है कि मैं सी ऑल करके नीचे देख लेती हूँ कि उसमें कितना नीचे बाकी मटेरियल है। कोलैप्स कर सकती हूँ या मैं उसको एक्सटेंड कर सकती हूँ पूरे इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, लेकिन उसमें नहीं थी मेरे पास ना। आपके वाले में अभी भी नहीं है, वैसे नहीं थी, नहीं अभी भी नहीं है। इरम की अटेंडेंस है लेकिन वो नहीं है। तो ये जो है ये आप लोग अपने अपडेट कर लिया करो। दूसरा थोड़ा बहुत कभी कभी ट्यूटोरियल ले लिया करो इसको यूज़ करने का, तो ताकि आप इसके फीचर से वो हो जाएं फैमिलियर इन केस, क्योंकि बाकी सारे प्लेटफॉर्म से ये बेहतर है अभी तक में, जो जूम और दूसरे तीसरे हैं। बाकियों पे भी ये फीचर्स ऐसे तो अब आ गए हैं। ठीक है, ओके। सो वी वर लर्निंग यू नो
the importance of culturing in systematics microbiology. You know, initially, as we have initiated with learning of the sequencing and the rapid results which we can acquire through sequencing, then we have assumed somehow that probably this is the ultimate thing, and probably we have tarnished the gold standards of yesterday, and now we are with something which is so fabulous that we can get all the descriptions of microorganism in through just sequencing. But rightly, when you have learned the sequencing and the methods of sequencing, then you have also realized that this is not only the sequencing and the methods of sequencing, but you are also requiring the culturing and the methods of culturing to move on, right? So we are further extending on tarnished gold standards, that how the culturing is so important that it is helping in the exploration of more and more microorganism, not only in exploration but also in it is providing us the description of microorganism for the right identification. Okay. So firstly, as I used to tell you a little bit of history, that when and how it was actually introduced about in 2012, the term culturomics was very first time introduced in the microbiology. Introduction इसका ये होता है, ये नहीं होता कि किसी ने पहली दफा उसको यूज करके सुनाया था, बल्कि ये होता है कि there were group of people, group of microbiologists who were working on it, and then they have started to publish it, and then it came into knowledge of the vast majority of microbiologists, and people have started to talk on it, and they have adopted the terminology because it was well convinced. जो बड़े बड़े सिंपोजियम होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, उसमें उसको जाके वो डिस्कस किया जाता है, और उसके इस तरह से ये जो टर्म है ये इवॉल्व हो गई थी कल्चरोमिक्स की. ओके, सो क्विकली वी विल बी लुकिंग इनटू द कंपैरिजन ऑफ metagenomics and culturomics to give us more enlightenment that how important it is to move further on into the culturomics, because I mean we cannot stay on the molecular methods in terms that it is just the DNA thing, it is just the sequencing either of the 16S rDNA or for most knowledge the whole DNA thing, but it is actually culturing and the sequencing both. And we quickly look into the major parts of culturomics and metagenomics to develop the understanding, and then we will be moving into the you can say the examples that how it has been used and what it has achieved, the culturomics things, culturomic thing in comparison to metagenomic or in addition to metagenomic, because it is not always to compare it, but it is always to generate more and more knowledge by two different ways, and then compile the knowledge to get the right thing. ठीक है, यहाँ पे जो हम comparison देख रहे हैं, it is just to enlighten us कि metagenomics में क्या है और culturomics में क्या है, या क्या उसकी limitations है. लेकिन actually जब हम results कर रहे होते हैं compile, तो आपने देखा था कि we are not comparing separately, but we are compiling both to get to the right identification. So through definition, I mean, I don't need to go line by line on it, but you are very much familiar that metagenomics is allowing us to look into the sequence of the microorganism genome, either it is of the 16S rDNA through the quick sequencing techniques, or it is of the whole genome. But generally, when we are going for identification of anything which has been cultured, it is through the 16S rRNA gene sequence, because this is the quickest method and we can screen very good, and we can get to the closest relatives first through the sequencing, and then we can move on further. Towards culturomics, we know that, as the description says, that this is culturing of the microorganism, and these are the methods which are allowing microorganism to come up as a culturable things on the plates. But we have never adopted the high throughput word for the culturing. Has anyone heard earlier that we can use the high throughput thing for the culture? किसी को कोई मेथड या कोई टेक्निक कोई पता हो जिसमें आप हाई थ्रूपुट लगा सकते हो कल्चरिंग के लिए? हेलो,
लिसन, आप लोग अपने जरा कैमरास ऑन करें, कैमरास ऑन रखें ताकि मुझे पता चले कि कितने आप अटेंटिव रहते हैं। माइक हाँ हम इसलिए बंद रखवाते हैं कि चलो अगर पीछे बैकग्राउंड नॉइज भी है तो वो डिस्टर्ब ना करे और आप इसको प्रॉपरली सुन सकें, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द क्लास एक्चुअली। कैमरास ऑन करें। चलें, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, टेल मी, किसी ने हाई थ्रूपुट का वर्ड सुना है कल्चरिंग के लिए? हाई थ्रूपुट क्या होती है? हाई थ्रूपुट नहीं पता? देखिए अगर एनजीएस का मेथड है हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग में, वैसे ही जनरली कहते हैं। नो, देखिए हाई थ्रूपुट यानी it is a kind of procedure in which you can send many samples or many individuals at a single time, ठीक है? This is called high throughput. Sequencing के लिए हो या किसी भी उसके लिए हो, but actually we have learned that sequencing is so robust method that it can generate very quickly results for us. And if you are knowing Sanger sequence, तो आपको पता है कि 8 कैपिलरी या 16 कैपिलरी रिएक्शन होते थे, यानी साइमल्टेनियसली आपके पास 8 ट्यूब्स में या 16 ट्यूब्स में रिएक्शन होता था। फिर उसके बाद आपके पास एनजीएस आ गई तो मल्टीपल उसके पास आपके पास चैनल्स होते हैं जिसमें एट अ सेम टाइम रिएक्शन हो रहा होता है और आपके पास रिजल्ट हर वेल का सेपरेटली जनरेट हो रहा होता है। दैट्स व्हाई यू कॉल इट हाई थ्रूपुट। हाई थ्रूपुट मीन्स दैट यू आर सेंडिंग मल्टीपल सैंपल्स under investigation at the same time, and then you are generating simultaneously separate data of it, right? So if we are going for culturing, we know that it can never be in high throughput असल में 8 या 16 सैंपल नहीं होते। नॉर्मली हाई थ्रूपुट का वर्ड जो है वो 96 वेल प्लेट के लिए यूज किया जाता है, जहां पे आपको पता है कि आपके 96 इंडिविजुअल वेल्स में रिएक्शन हो रहा है, या आपके पास इवन जो है 96 का डबल या 4 टाइम्स 394 की भी प्लेट्स होती हैं, तो आप उसको हाई थ्रूपुट के लिए यूज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने कल्चरिंग के लिए हमें पता था कि हम 2 प्लेट्स 4 प्लेट 10 या 20 को तो कंपेयर कर सकते हैं एक वक्त में रख के, लेकिन हमने हाई थ्रूपुट का वर्ड कभी भी कल्चरिंग के लिए इससे पहले नहीं सुना था। द कल्चरिंग has adopted the culturomics when the high throughput thing, the methods, the versatility has entered into it, where you were not only using the developed machines for quick processing of your samples for different culture based tests, but also you are analyzing the data and through several softwares, ठीक है? जैसे सीक्वेंसिंग में होता है कि ना सिर्फ आप उसका रिएक्शन हाई थ्रूपुट करते हैं, बस कि उसको एनालाइज भी हाई थ्रूपुट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं जो डेटा एक्वायर करते हैं और उसको एनालिसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है? सो द कल्चरोमिक्स is getting differentiable from the basic culturing things because it is adopting the high throughput methodologies. I have introduced couple of things with you, like API को आपने करना शुरू किया। API can be considered high throughput because एक वक्त में एक प्लेट के ऊपर एक कल्चर के आपके पास 20 टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं और आप मल्टीपल कल्चर्स के लिए मल्टीपल स्ट्रिप्स एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद उसका डेटा जो है वो आप उसको सॉफ्टवेयर में डाल के एनालाइज कर सकते हैं उसके डेटाबेस के साथ, ठीक है? सो दिस इज हाउ द कल्चरिंग हैज एंटर्ड इनटू द हाई थ्रूपुट थिंग, एंड इट इज नॉट सो टू द API 20 वी आर हैविंग डिफरेंट different platforms available for high throughput culturing, ठीक है? उसमें से एक बायोलॉग में आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, जिसकी मैक्सिमल डिटेल में भी मैं आपको लेके जाऊंगी कि किस तरह से हाई थ्रूपुट कल्चरिंग उसके अंदर हो रही है, राइट? सो this is allowing the description of microbial composition through high by high throughput culturing, right? And you are having not only high throughput devices which can process your cultures, but it is also that you are having different selection pressures which can help you to get close to the diversity of microorganism, and some microorganism which were non-cultivable or you were missing in the previous culturings, you are getting them cultured into
this culturomic techniques not only through high throughput but also through the selective pressures or other things which you are coupling in the culturomics. Culturomics is not a single method, it is coupling of the several methods, right? जनरली जब आप 16S को करते हैं तो आपको पता है कि ये आपको स्पीशीज लेवल डिस्क्रिप्शन देता है, ऐसे ही है ना? स्ट्रेन लेवल पे आपको नहीं देता है, उसके लिए आपको फर्दर स्टडीज रिक्वायर्ड होती हैं। और स्ट्रेन डिफरेंशिएशन आपने जब नोवेल माइक्रोऑर्गेनिज्म के पेपर स्कैन किए तो आपको पता चला कि यू नीड सर्टन टेस्ट, लाइक आपने देखा था कि एक ही स्पीशीज के अंदर दो जेनरा को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ आपके बायोकेमिकल टेस्ट थे जो डिफरेंशिएबल थे, जिसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ऑल्दो दे आर on the cutting site of the 16S, but you are getting strengthened because of the biochemical test, right? So it is providing you with further studies which can help you not only differentiate at the genus level but also at the species, and then on the strain level you are coupling certain results. Metagenomics में अगर आप complete पे चले जाते हैं sequencing पे, yes it can lead you to that level, but generally आप जो है जब 16S कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप स्ट्रेन लेवल पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एंड देन इफ देयर आर सर्टन स्पीशीज विच आर माइनॉरिटी, तो उनका जो है वो चूँकि फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है तो यू कैन मिस देम इन द सीक्वेंसिंग, एंड देन अगेन द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज गेट स्टडीड. बट व्हेन यू आर यूजिंग सेवरल मेथड्स, लाइक आपके इसके अंदर डिफरेंट फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं या यू आर यूजिंग द सिलेक्शन प्रेशर्स, देन यू आर ट्राइंग टू कल्चर द minority population as well. And on the other side culturomics में not only कि कुछ minority population हो जाती है miss, but उसके अलावा you can get sequencing result, you can look into the sequencing result and you can get to know that this and this type of microorganism might be present over there, but you are never sure whether it was present over there or not because it is just the DNA data and you are not having anything to culture through the DNA, क्योंकि आप environmental sample से sequence निकाल सकते हैं थ्रू द DNA, या आपने अगर कुछ कल्चर किया है तब भी आप उसका सीक्वेंस कर सकते हैं, बट जिस चीज़ को सीक्वेंस किया है, इफ़ यू हैव लॉस्ट इट ऑन द प्लेट, देन यू कैन नेवर गेट बैक टू द ओरिजिनल थिंग अनलेस एंड until you go for re-isolation and re-sequencing. But if you are culturing something and you are getting the profile of that thing through culturing, you know that still the thing is with you on plate, and if you want to go for DNA thing, you can go for that. If you want to go for further testing of this thing, you can go on with that, because the thing, the microorganism about which you are getting more and more information is with you as a cultured material, right? So the approach is open for you to extend your studies. वो हाँ, वहाँ पे आपके पास limitation लग जाती है, यानी one thing which was with you, if you have used it for sequencing, it is no more unless and until you kept something viable at the back end and now you are using for multiplication and doing further kind of tests. And that's why we have also learned the importance of culture collections in the microbiology previously, and we will be moving into further details of it, that how, you know, we go for culture collections and how we differentiate the key cultures from the type cultures, and the way forward towards the culture collection. We will be doing at the last of the course when we are done with the descriptions actually. Yes, the very important thing for which, you know, we have given metagenomics or sequencing the way forward, because along with high throughput and giving, you know, the quick results, it was that it was giving more diversity per study, right? For instance, if you are picking up a sample and you are looking for diversity analysis of the sample, approximately per study, you can get 200 bacterial species identified in the metagenomics. But I mean, no matter how much you have used the selection pressures, how much you have used the physical techniques of separation or other methods developed in culturomics, it will be remaining to the 50% success of the metagenomics. Like still the things which you will be able to culture will be in numbers, in diversity numbers, half as compared to the metagenomics. That is way forward in if you are looking for the diversity. But you see edge क्या है, फिर culturomics क्यों करेंगे अगर वहाँ पे 200 species आइडेंटिफाई हो जाती हैं, यहाँ पे सिर्फ 100 होती हैं पर सैंपल, तो फिर इसको क्यों हम अडॉप्ट करेंगे एज कंपेयर टू मेटा? एनी आइडिया?
तलहा क्योंकि मैम हमने फिजियोलॉजी की तरफ देखना है, जस्ट हमने उसकी सीक्वेंसिंग और इसकी टेक्सोनोमी नहीं करनी, हमने उसके फिनोटिपिक फीचर्स भी तो देखने हैं, तो उसके लिए कल्चरोमिक्स की तरफ जाना जरूरी है। You know, it is not only the phenotypic cultures, yes, you are right, but we have also learned the sample which we have processed for sequencing data was processed, and we are not having the culture in hand. So we can look into the Yes, ma'am. features, but the thing which was having the features is not in your hand. And you are getting the knowledge of these things not only to get the databases that what is present, but you are also getting this knowledge that you have to use it. Remember the multiple directions where we can use the microorganisms, right? So और मैम we are सबमिट भी acquiring, करवाने होते हैं, उसके लिए भी कल्चरिंग जरूरी है। सबमिट कराने हैं, इनकी कोई पोटेंशियल्स हैं, उसको हमने हार्नेस करना है, या कोई थ्रेट्स हैं उनसे हमने प्रिवेंशंस डेवलप करनी है, तो उस सारे के लिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास हो। हमें ये पता है कि जो सैंपल हमने प्रोसेस कर दिया था मेटा के लिए, वो हमें डाइवर्सिटी तक इंफॉर्मेशन तो दे गया, वेरी क्विक इंफॉर्मेशन, लेकिन वी आर नॉट हैविंग द थिंग इन हैंड, सो स्टिल वी हैव टू गो बैक टू another sample, and then we have to go for culturing on that sample. So this both phase are important. Sometimes we know the limitation कि हमारे पास कल्चरिंग है, तो अब हम कह रहे हैं जब हम नॉर्मल कल्चरिंग के साथ कल्चरोमिक्स को अपग्रेड कर चुके हैं, ओमिक्स लगा चुके हैं, कि हम उसकी डाइवर्सिटी में ज़्यादा अच्छा स्टडी कर सकते हैं, अप टू 100 बैक्टीरियल स्पीशीज पर सैंपल हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीवियसली नॉर्मल कल्चरिंग की हमारी इससे पीछे थी, बहुत पीछे थी स्ट्रेंथ, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये दोनों वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। And rate of success is obviously increasing day by day in sequencing, because we are having in-depth sequencing, and we are having good tools available for sequence analysis, and we are having the databases available for comparisons, and we are having a kind of more place to store the data. So that's why we are sequencing anything like hell. It's a factory thing that you pick and sequence and then get it done on it. But in terms of culture, you have to perform several methods on a single culture, and it is a lot of time and a lot of different equipment, and a lot of different consumable requirement is there for culturomics, but still you are going for it. And I will be introducing you with this automated identification things, like I have introduced the biolog name with you, right? So you are trying to improve it and getting innovation into the culturing conditions, ठीक है। माल्डीटॉफ को भी हम डिटेल में करेंगे कि ये क्या करता है। It is actually another technique which is coupling in the workflow, and it is helping you to get the culturing of the microorganism identified better in the workflow, right? So I'll be sharing, basically I have enlightened you with the culturomics as in comparison to metabolomics and the sequencing thing, metagenomics. So now when we are moving into the detail of the culturing in any kind of sample, then you are enlightened, so that how and why we are moving into the culturomics, and how it is helping us. For instance, ये एक आपके लिए एक रिव्यू आर्टिकल है, और एक मैंने आपके लिए पेपर चूज किया। आपके साथ शेयर हो रहा है मेरा रिव्यू या पेपर? यस मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम हो रहा अच्छा, है। ठीक है मैम, थोड़ा जूम कर दें। वो मैं करूंगी जूम जब मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगी आपको। अच्छा, उसमें यह है कि एक इसमें रिव्यू है, एग्जाम्पल मैंने एक न्यूट्रल सी चूज़ की है, क्योंकि केस स्टडी के लिए हम किसी भी एग्जाम्पल की तरफ जा सकते थे। कल्चरोमिक्स का हम एप्लीकेशन देख सकते थे कि मेरीन माइक्रोबायोटा में अगर अप्लाई की गई है, या सॉइल माइक्रोबायोटा के लिए अप्लाई की गई है, या कोई एक्सट्रीमोफाइल्स हैं उनकी स्टडी के लिए अप्लाई की गई है। बट जनरली मैंने जो है वो दोनों तरफ से जो रिव्यू और पेपर दोनों चूज़ किए हैं, वो ह्यूमन माइक्रोबायोटा के लिए चूज़ किया है, या इन्फेक्शियस डिजीजेस के केस में भी कल्चरोमिक्स को अप्लाई किया गया। So we will be looking into human microbiota because it is a topic of interest for everyone in the group, right? So first of all, we look a little bit into the review thing, and then step by step into the paper, because when we are moving into the paper, it is the latest paper, and it is more of the bioinformatic tools, the data analysis, because it is not so that you are getting the profiles
of the biochemical tests and what you call the physiological characteristics of the microorganism, but as much you perform on it, that much you require for analysis as well, कि आप उसको analyze करके right information उसमें से deduce कर सकें. ठीक है? So we take the example of the human microbiota in culturomics, that how it has been done. Otherwise इसका ये भी तो हो सकता था culturing the human microbiota, that's it. It's the same thing. Why we are putting and culturomics? This is an addition, as I have told you. This we are doing for hundreds of years. This culturing of human microbiota. जब से हम microbiology को study कर रहे हैं, तब से हम culturing तो कर रहे हैं, चाहे वो human microbiota की है, चाहे वो किसी भी environmental sample की है. But very recently, like in 2012, the term was first introduced basically. So it is just a decade where we have applied the term omics on this culturing thing, which is hundreds of years old, and there is nothing much cutting edge, but the use of cutting edge data analysis and data development storage things into the culturing, which we were not much using earlier, right? So we have just coupled the basic culturing with the omic technologies, and that's how we have developed this culturomics. So the importance of gut microbiota, as we all know, and as I have said, this is of prime interest to all of us. So we are going into the learning that how we have used culturomics to improve the knowledge of the gut microbiota, and not only the metagenomics at one end, which could reveal the diversity of the microorganism in the microbiota, but we are also culturing. So it is not so that we are knowing that what is might be present, but it is so that we are able to culture. So we say it is not might be present, it is actually present. जब आप उसको culture कर लेते हैं तो वो might be से is present में आ जाता है. As I have given you the example of the food microbiology earlier, that when you are doing the quality control of the food microbiology, you cannot go for the nucleic acid based methods, because the nucleic acid based methods can tell you the presence of the nucleic acid, and you can put a threshold over there if you are going for quantitation. So if the quantity is high, you are having more expectation that this is not only the case where might be present, but this could be the case that yes, it is present, because जब threshold cross करता है quantity में, तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि इतनी quantity में सिर्फ DNA पड़ा हुआ है. DNA multiply कब होता है? जब आपके पास ऑर्गेनिज्म भी वहां पे होता है, तो वहां पे थ्रेशोल्ड लगाई जा सकती है. बट अप टिल नाउ, डिस्पाइट ऑल द uplift in the molecular methods based on DNA thing and amplifications, but still it is considered that it is wise to go for culture based methods for quality control of the food microbiology. So similarly, when we are learning about the gut microbiota, it is not only that we should get the knowledge of diversity through metagenomics, but it is important that we develop the methods of culturing to get to know that what is present over there. You know, we are getting from unculturable towards culturable, and we are improving culturable. So previously, when we were doing the culturing in the first part of the title, culturing the human microbiota, it could be then when you are taking one sample, you were just getting 10 differentiable bacteria out of that sample. But when you are applying the culturomics, the improvement of culturing techniques, then you are getting how much approximately? How much diversity out of one sample? Hello? Culturomics में मैम 100 bacteria per sample. Approximately, yes. About 100, ma'am. हाँ, approximately 100 हमारे पास chances हैं कि हम उसको कर सकेंगे. And we can also improve our culturomics based on the metagenomic data. You know, metagenomic में एक मैंने term use की थी, which you are also familiar with, prediction. So you can predict the features, and when you can predict the features, you can devise your culturing test that you have predicted a particular gene, and then you can devise your culturing method. You can give a particular substrate, or you can look for certain, you know, biochemical pathway for certain, because enzymes present हैं या नहीं है ये नहीं पता चलता, लेकिन उसकी जीन अगर present है, you can assume कि ये enzyme भी इसमें present हो सकता है, और आप उसको उसकी biochemical reaction के लिए एक
टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, बायोएसिस डेवलपमेंट इसको हम कहेंगे। सो वी कैन डेवलप बायोएसिस फॉर कंफर्मेशन। सो वो हमारे लिए एक हेल्पफुल टूल है मोर कल्चरोमिक्स डेवलपमेंट का, कि आप उसको डेटा की बेस पे, डेटा प्रेडिक्शन की बेस पे अपने टेस्ट डेवलप करते जाते हैं, राइट। So this is actually all development in the culturing of bacteria and, you know, in development of techniques in microbiology, nothing more, nothing less. And development not only techniques but also of the databases and analysis tools. You will be looking into कि जितनी आप सोच रहे थे कि आपकी bioinformatics involved है सीक्वेंस एनालिसिस में, तो शायद आपने उस वक्त ये सोचा भी नहीं था कि आपकी तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके माइक्रोबियल कल्चर्स को आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। सो यू कैन नॉट से that I will be performing in lab and someone else will be doing for me for the analysis. This is how much you have to enable yourself to look into the cutting edge of technology and the databases and the tools, and you have to make yourself enable of doing that. Okay? And then ultimately we will be moving towards the marketing. Like you have done so good studies, you have found something, and now you have to bring it towards the counter, that how you can market it. It is not so that you just use a lot of funds to identify the things and put them on hold, but it is also, if they are having certain threshold into it, you also develop strategies on it, and then you look towards the marketable potential in those things. So we are not only, you know, developing techniques, but it is also combining certain techniques, combining certain mixtures, combining certain growth requirements, and then culturing the bacteria and enabling us. And you know, it could be hundreds of different combinations on which you are trying to grow the bacteria. तो अगर hundreds of different combination है और एक sample है आपका, तो फिर तो ये होगा कि हर रोज एक नए combination पे लगाते जाएंगे, ऐसे ही है ना। क्योंकि जब हमने pH और टेम्परेचर और वो सारे आपके साथ किए थे, तो मैंने आपको ये बताया था ना कि सारे के सारे पैरामीटर एक ही फ्लास्क में चेंज नहीं होंगे। जितने पैरामीटर्स हैं, एक्चुअली इट विल बी अ रेंज ऑलवेज टेस्टेड इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे एक ही रिसर्चर एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाएगा और जिसमें जितनी वो रेंज डिसाइड कर लेता है उतना वो एट अ सिंगल टाइम पॉइंट लगाएगा। ये नहीं हो सकता कि आज pH 3 का लगा दे, कल pH 4 का लगा दे और परसों pH 5 का लगा दे, और pH 3 वाली फ्लास्क जो है वो डॉक्टर बुखारी की लैब में, और pH 4 वाली फ्लास्क जो है वो मेरी लैब में, और pH 5 वाली हाथ में लेके खड़ा हो जाए घुमाने के लिए। ऐसे हो सकता है? नो मैम, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आप एक पैरामीटर को चेंज करते हैं, तो इट मीन्स व्हेन यू आर मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन कल्चरोमिक्स, सो इट इज नॉट ओनली दैट यू हैव टू डेवलप द हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, बट you are also looking that how you can devise high throughput technologies where you can enable them to grow in small chambers, sort of small chambers, and grow at a single time point for all differentiable tests, ठीक है। So this is actually high throughput of culturomics, ठीक है, कि आप उसको फिर आप वो फ्लास्क से निकल के या प्लेट से निकल के आप एक माइक्रो मॉड्यूल पे आ रहे हैं, जहाँ पे एक माइक्रो चैम्बर में आप उसके लिए वो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो ग्रो भी कर रहा है और अपनी बायोकेमिस्ट्री को एक्सप्रेस भी कर रहा है, और जिसकी वजह से आप डिफरेंशिएबल रिजल्ट्स मल्टीपल टेस्ट के एट अ सेम, चाहे वो 384 टेस्ट हैं, चाहे वो 96 हैं, और इसी तरह से इको प्लेट्स भी हो सकती हैं जिसमें यू आर नॉट कल्चरिंग समथिंग बट यू आर गेटिंग द इकोलॉजिकल सैंपल एज यू आर गोइंग फॉर DNA isolation and pyrosequencing over there, or metagenomics over there. It could be that you are processing the sample for eco testing at eco plate. So there you are not culturing bacteria, you are not isolating bacteria, but you are going for eco testing and getting the ecological profile out of that, और culturing उसके बाद आप शुरू करते हैं। तो दोनों approaches उसके अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। This is not only culturing hundreds of bacteria at a same point, but it is also performing hundreds of tests on a single bacteria at a same point. Is it clear? Yes, ma'am. So this is actually the exciting part of culturomics, right? And we are going to discuss on it, and I think we do not need to much deliberate on it, that why it was developed. We are much clear on it, and we are ready to move into that how it is, you know, in use. जैसे हमने कुछ pipeline study कर ली थी ना, उसके लिए
मेटाजीनोमिक्स के लिए। तो इसी तरह से कुछ हम पाइपलाइन को स्टडी करेंगे कि कल्चरोमिक्स की पाइपलाइन एक्चुअली है क्या इसके अंदर, ठीक है। And that will be extending our knowledge on not only in the diversity, but it will also develop our knowledge that how culturomics is used. ये माइक्रोबायोटा एंड मेटाजीनोमिक्स या कल्चरोमिक्स, इसको बेसिकली मैं अब यहाँ से नहीं पढ़ूंगी। ये एक्चुअली रिव्यू तो मैं जब देती हूँ तो मैं सॉर्ट ऑफ आप लोगों को देती हूँ ए काइंड ऑफ बेड टाइम स्टोरी, ठीक है। तो वो ज़रा थोड़ा थोड़ा सा बेड टाइम स्टोरी के तौर पे पढ़ लिया करें तो नींद भी अच्छी आएगी और नॉलेज भी वास्ट हो जाएगा। कल्चरिंग वी वर डूइंग सिंस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड इट वाज द रीबर्थ ऑफ कल्चर। 2007 में स्टडी में मेकिंग शुरू हुई थी, लेकिन पब्लिशिंग 2012 में हुई थी, ठीक है। सो इट वाज लाइक mimicking से मुराद है basically the idea was used by the group of microbiologists that you were trying to mimic the natural environment. For instance, बड़े आराम से मैं जो एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आप ह्यूमन माइक्रोबायोटा को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और R2A agar, you were trying to give them blood agar and you were including different combinations in the blood agar, so you are mimicking the natural environment. And then you were having certain diffusion chambers sort of thing. This is the infrastructures kind of जिसको आप कहते हैं ना हार्डवेयर इम्प्रूवमेंट कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के अंदर। तो ये डिफ्यूजन चैम्बर्स जो है ये उनकी हार्डवेयर इम्प्रूवमेंट थी कि किस तरह से आप स्लो रिलीज एंड फास्ट रिलीज ऑफ कंज्यूमेबल्स को करते हैं ताकि आप डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें, ठीक है। सो ये थोड़ा सा रीबर्थ ऑफ कल्चरिंग फॉर द कल्चरोमिक्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। एक्चुअली द फर्स्ट पेपर विच वाज पब्लिश्ड फॉर कल्चरोमिक वाज आल्सो रीबर्थ ऑफ कल्चरिंग थ्रू कल्चरोमिक, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का उसका टाइटल था। शायद यही 28 नंबर पे जो दिया हुआ है यही वही पेपर है। मैं इसको एक दफ़ा देख भी लेती हूँ। वैसे ये 2007 का है। इंक्यूबेशन ऑफ एनवायरमेंटल सैंपल, ये देखिए इसमें अभी कल्चरोमिक्स की टर्म एज सच नहीं है, वो 2012 वाला पहला पेपर है जो मैं आपको बता रही हूँ जिसमें टर्म कल्चरोमिक्स यूज की गई है। बट प्रीवियसली इट वाज अ काइंड ऑफ 5 to 6 years of study, right? And then when we are moving into culturomics, so it is telling us a little bit more of the multi-top, but up till now we are not to the point where we can get into the detail of multi-top. So just as a method, that this is another method which gives a lot of data and it can help in combination. It is a kind of method which is applied in the workflow. So आप multi-top की डिटेल में भी नहीं लेके जाऊंगी आपको, लेकिन आपको बाकी उसमें दिखाऊंगी। बट व्हेन वी लुक इनटू द वर्क फ्लो ऑफ कल्चरोमिक्स, ये क्या हो गया कि कल्चरोमिक्स के वर्क फ्लो में ये कहाँ से आ गई 16S? आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी मैम। आइडेंटिफिकेशन और उन चीज़ों के लिए तो यूज़ होगी ना मैम। हाँ, देखो जब मैंने शुरू में आप लोगों को एक कंपैरिजन दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन में आपको ये दिखा रही हूँ कि मेटाबोलोजिनोमिक्स और कल्चरोमिक्स का कंपैरिजन क्या है। बट एक्चुअली हम यहाँ पे दो टेक्निक्स को कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। कल्चरोमिक्स कर रहे हैं या मेटाजिनोमिक्स जब करें, दो टेक्निक्स का कंपैरिजन नहीं कर रहे। टेक्निक्स का कंपैरिजन व्हेन वी वर डेवलपिंग द टेक्निक, ultimately it could be the objective that you are developing the technique and you are looking into the result precisely that how good it can get close to the other established methods, and then you can develop the threshold of this technique, that how much potential this technique can offer. तो जब हम ये सारी डेवलपमेंट कर रहे थे ना, जैसे 2007 से 12 तक की जो स्टडीज थी, वहाँ पे इन थ्रेशोल्ड्स को चेक कर लिया गया कुछ नॉन बैक्टीरिया के साथ कि इतनी उनकी आइडेंटिफिकेशन इधर से आती थी मेटाजीनोमिक्स से और इतनी उनकी आइडेंटिफिकेशन कल्चरोमिक्स से आ रही है। सो यू हैव डिसाइडेड कि कल्चरोमिक्स इज इक्वली गुड और इम्पॉर्टेंट टू कपल अप। बट यहाँ पे जब हम आ जाते हैं ना वर्क फ्लो के अंदर, जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं माइक्रोबायोटा डिस्क्रिप्शन में फॉर द डाइवर्सिटी एनालिसिस और फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो वी आर नॉट comparing the techniques but we are compiling the results, right? So this is how the 16S or multi-top or other methods are also involved in the culturomics workflow. Culturomic workflow is not only based on the culturing, yes, it is based on the culturing when you are isolating. आप क्या करें कि सबसे पहले अपनी isolation potential बढ़ा रहे हैं differentiation के थ्रू, ठीक है? जब आपकी आइसोलेशन पोटेंशियल बढ़ जाती है तो अपनी आइसोलेशन पोटेंशियल बढ़ने के बाद आप उनको डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं
आइडेंटिफिकेशन के लिए, और वो हाई थ्रूपुट कल्चरिंग मेथड्स भी होते हैं और वो हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मेथड्स भी होते हैं। तो जब वर्क फ्लो कल्चरोमिक्स का है उसमें 16S बिल्कुल भी आउट नहीं है, राइट? सो इट इज मेकिंग यू मोर क्लियर ऑन द कल्चरोमिक्स वर्क फ्लो. It is originally designed to identify new bacterial species in the gut microbiota. जो बेसिक स्टडी मैं बात कर रही हूँ कि पहले आप किसी एक स्टडी में उसको डिटरमिन करते हैं, तो गट माइक्रोबायोटा सिंस ये रिव्यू है तो पहली स्टडी को कर रहा है, लेकिन उसके बाद आप सेवरल उसमें निकाल सकते हैं। बट अभी तक भी आपको जो ज़्यादा स्टडीज़ मिलती हैं कल्चरोमिक्स की वो गट माइक्रोबायोटा के लिए, बिकॉज it has remained of prime importance anyway, because it could be important to know about the marine microorganism, it could be important to know about the soil microorganism, but we should not look into the paradigm of just Pakistan, but in international paradigm जब हम देखते हैं तो हमें ये पता है कि human health is most important in any kind of, you know, you can say progress society. जो progress societies होती हैं वो human health के reference से पहले उसको इम्पोर्टेंस देती हैं, बाकी चीज़ों को बाद में होती है। तो वो इसलिए जब भी आपको माइक्रोबायोलॉजी में हो या आप कोई और दूसरी फील्ड में देखते हैं तो आपको ज़्यादा काम नज़र आता है, और इसी तरह से फिर उसमें जो है वो इन्फेक्शियस के रेफरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी हो जाती है, और बेनिफिशियल के रेफरेंस से उसके बाद सेकंड लेवल पे आ जाती है। सबसे पहले तो ये होता है कि इन्फेक्शियस उसके क्या है, तो इस वजह से जो ज़्यादा काम किसी भी टेक्निक के लिए हमें मिलेगा, जो माल्डी पे भी जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो ज़्यादातर ह्यूमन के रेफरेंस से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनके ऊपर डेवलपमेंट हुई है टेक्निक की, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली ए और बी, ये जो है ना ये वाला पार्ट, दिस वाज प्रीवियसली कल्चरिंग, और अभी ये क्या है, इम्प्रूव्ड कल्चरिंग एंड एंटरिंग इनटू द कल्चरोमिक्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या था, हम यही करते थे जो आपने किया था जब मैंने आपको कल वर्क फ्लो मांगा था पिछली क्लास में। आपने क्या किया था कि आपने सैंपल को प्रोसेस किया था आइसोलेशन के लिए, ठीक है, और फिर आपने डिफरेंट कंडीशंस लगाई थी उसकी सेपरेशन के लिए, जहां पे आप डिफरेंशियल टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सके थे, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव अप्लाइड दिस कल्चरिंग previously when you were not knowing much the workflow of culturomics, but now you know that this is not only application of that diversification, but it is also the much improved and advanced things which are available to us in the optimization and culturing of the microorganisms, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कल्चरिंग से कल्चरोमिक्स की तरफ चला जाता है, और यहाँ से फिर आप हाई थ्रूपुट में चले जाते हैं कि जब आपके पास डिफरेंशियल ग्रो हो जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को लेके आप MALDI-TOF, which is a mass spectrometry method, and it can give you the differential peaks. Basically peaks ये जो है ये आपके पास माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जो सरफेस के ऊपर आपकी प्रोटीन्स होती हैं उनकी प्रोफाइल आती है, और उसकी बेस पे आप उनको डिफरेंशिएट करते हैं। बट दिस इज अगेन डिफरेंशिएशन थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वास्ट डेटाबेस। तो आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे एक बड़ा डेटाबेस डेवलप कर लिया है, उसके बाद टेक्निक्स को लॉन्च कर दिया है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो जब आप कुछ भी नया डालते हैं तो जो आपके डेटाबेस में मैच करता है वहाँ से आपके पास क्लोजेस्ट मैच आता है, एंड अगेन आपके पास एक थ्रेशोल्ड होती है जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि ये थ्रेशोल्ड जो है ये आपको डिफरेंशिएशन की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। एंड यू पुट योर सैंपल, जो सैंपल आपका माल्डी में यूज हुआ था क्या वही सीक्वेंसिंग में जाएगा? वर्कफ्लो में देखें जो यहाँ पे यूज हुआ था वही आपका सीक्वेंसिंग में जाएगा सैंपल? नो मैम, सीक्वेंसिंग में तो डीएनए जाएगा ना। एक्चुअली जब आपने कल्चरिंग की थी ना तो इसमें आपने डिफरेंशिएबल माइक्रोऑर्गेनिज्म को नॉट ओनली यू वर कल्चर्ड, यानी आपने उसकी आइसोलेशन प्योरिफिकेशन कर ली थी, बल्कि आपने उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए स्टोर भी कर लिया था, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सीक्वेंसिंग करते सैंपल की तो क्या होता कि हम डीएनए निकालते और सीक्वेंसिंग कर लेते, ठीक है। यहाँ पे हमने प्योर कल्चर कर लिया था। जब आप में से बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्स भी दिया है, एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल थ्रू learning through couple of papers of novel bacteria identification. They have not only isolated the right candidate from the samples, but they have purified it, and after purification it was stored, and then out of that storage, whenever they have decided a set of experiment, they have cultured it and used it in that set of experiment, right? So we have cultured and stored it, and we were knowing the conditions. ये जो सारी की सारी चाहे pH थी, temperature थी, carbon source utilization थी, या जो भी थी वो हमने optimize की we were knowing it, and then we were using it. So you have cultured and used it for MALDI.
So unfortunately the thing which you use for MALDI, it is no more with you. जो सैंपल आप माल्डी में यूज कर लेते हैं वो माल्डी में चला जाता है, वो आपके पास नहीं होता कि इसी सैंपल को कर लें. बट yes, when you have grown on a single plate, so one colony you have used in MALDI, and there is a chance that the similar colony on the same plate you can go for liquid culture development, and then you can develop the sequencing thing on it. But the workflow doesn't guarantee कि आप same sample को use करें. जिस तरह से जिस बैक्टीरिया का DNA निकाल दिया वो बैक्टीरिया यहाँ अवेलेबल नहीं है, उसका जो उस कल्चर के अंदर प्रिजर्व्ड कल्चर में प्योरीफाइड में जो दूसरे मेंबर्स हैं वो यूज होंगे. इसी तरह से यहाँ पे जब माल्डी में यूज हो जाते हैं तो सेम आपके पास यहाँ नहीं होते, बल्कि उसी प्रिजर्व्ड कल्चर के अंदर से आपके पास आते हैं जो आप सीक्वेंसिंग में यूज करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज जस्ट द वर्क फ्लो ऑफ सीक्वेंसिंग. यहाँ पे जाके ये सीक्वेंसिंग का वर्क फ्लो है जो सेपरेटली आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है, दैट यू गो फॉर सीक्वेंसिंग, यू गो फॉर कंपाइलेशन, एंड यू गो फॉर अलाइनमेंट्स, एंड यू गो फॉर blast search, and then you edit your sequences, and then you develop your phylogenetic tree, and then after the analysis of your phylogenetic tree you can announce your result that this thing has a new identification, or I have identified this thing as this, and you can give it a name, or you can propose a name, not give it a name, you can propose a name. And what it is, ये क्या है? हेलो मैम, ये सिमिलैरिटी डिफरेंस है ना? तो क्या है ये? मैम हमारे पास 3 क्राइटेरियाज थे, उसमें एक ये भी था, ये स्पीशीज इंटररिलेट करने के लिए. कट ऑफ वैल्यू जिसके लिए मैं आज तक लगाती रही 97% या 90 डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम 70% कट ऑफ लगाते रहे, और 16S RNA सीक्वेंसिंग के लिए हम 97 की कट ऑफ लगाते हैं, जो हमने नोवेल स्पीशीज डिस्क्रिप्शन के पेपर में लर्न भी किया था. ठीक है, एंड अप टिल नाउ वेरी प्रिसाइसली हम बहुत सारे ह्यूज डेटाबेस डेवलप करने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वी आर एट ए पॉइंट दैट जनरली द थ्रेशोल्ड ऑफ 98.7 वर्क्स गुड फॉर अस. ऐसे ही है ना? 98.7 को आपने लर्न किया हुआ है ना? तो ये वो कट ऑफ वैल्यू है 16S की. आपने देखा था 97.7 थी या 98 थी, और फिर उसके बाद वो जो है वो नोवेल स्पीशीज की तरफ चले गए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये उसकी कट ऑफ वैल्यू लगाई गई है. आइडेंटिफिकेशन तो बेसिकली आपकी यहाँ पे भी हो जाती है जब उस वर्क फ्लो के अंदर माल्डी ऐड होता है, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज डेटाबेस. अर्लियर वर द डेज जब हमारे पास माल्डी का डेटाबेस नहीं था. एक्चुअली 2007 वॉज द टाइम when MALDI was also in the development. 3 basic methods इसके भी develop हो रहे थे, and then around in 2007 में MALDI already in use हो चुका था identification process के अंदर. By 2010 I would say कि huge studies were planned in the university hospitals and other kind of set of samples जहाँ पे MALDI को कंफर्मेशन हुई. और अब जो है वो MALDI-TOF की आइडेंटिफिकेशन बेसिकली इस वर्कफ्लो का पार्ट है. फाइनली 16S पे भी जाने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप MALDI के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. व्हाट थिंग हैज एनेबल्ड अस? द डेवलपमेंट ऑफ MALDI, और व्हाट दैट वी कैन यूज इट फॉर आइडेंटिफिकेशन हियर नाउ इन वर्कफ्लो. मैम प्रीवियस स्टेप जो है वो उसके साथ लिंक करते हैं ना? Actually, it is not only the development. No, it is actually the database development. You have sequencing कैसे develop हुई थी? आपको polymerase मिल गया था, आपके पास PCR आ गया था, लेकिन उसके अलावा आप 16S को database develop करते चले गए. जब मैंने आपको EasyTexon से introduce कराया तो it was a precise database जिसको आप यूज कर रहे थे, और तब आपको कट ऑफ मिली ना. डेटाबेस था तो कट ऑफ मिली, अगर डेटाबेस ना होता तो कट ऑफ नहीं मिल सकती थी ना. सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटाबेस हैज हेल्प्ड अस to use the techniques so precisely. Same is true for MALDI, that after development of the machine and the technique, it is actually the huge database development on it, which is enabling us that it is considered a sound method for identification now. It could be that there are some limitations. कुछ ऐसे हो सकते हैं बैक्टीरिया, कुछ ऐसी स्पीशीज हो सकती हैं जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते MALDI में. कुछ वो क्या होंगी? आउटलायर्स हैं. उसके बारे में लिटरेचर पे भी मिलेगा. और इट कुड बी व्हेन यू आइसोलेट अ न्यू थिंग, इट कुड बी दैट इट इज नॉट
getting into the differentiation of MALDI. So it cannot be that you say that MALDI is all the way is flat down, but it has established itself. Still, MALDI is not considered the gold standard, but it has put a lot of ease to move into the sequencing. अब यहाँ पे ये sequencing की तरफ इसने ease कैसे develop की है, बहुत सारी बातें नहीं करूँगी. जब मैं आपको MALDI को introduce कराऊंगी, I'll be telling you the advantages it poses. That's why it has entered in at a very, critical position in the workflow of डाइवर्सिटी एनालिसिस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो जब इसके एडवांटेजेस को हम देखेंगे तो वहां पे जाके हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, बट स्टिल इट इज हैविंग सो गुड पोजीशन कि ये आपको बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के करीब ले जाता है. और उसके बाद मे बी जो स्क्रीनिंग आपने यहाँ पे करनी थी वो स्क्रीनिंग आपकी यहाँ पे होना शुरू हो गई है. कुछ गेस कर सकते हैं कि एक तो इसका डेटाबेस बहुत अच्छा बन गया है जिसकी वजह से हम इसे यूज कर सकते हैं, और क्या हो सकता है? ईजी होगा, है ना? अगर 16S रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव थी या नहीं थी? हेलो मैम, कॉस्ट इफेक्टिव. Yes, very important point. Cost effectiveness. It could be that the development, the machine could be very expensive, the database development could be very expensive, but the running cost has been drastically brought down that it has attained so good position. ये sequencing ने इतनी सारी position high कैसे ले ली है? sequencing ने इसलिए तो ले ली है. उसमें आपको हीलियम गैस की जरूरत होगी, उसकी जरूरत, एक हीलियम गैस पाकिस्तान में 60-70,000 सिलेंडर कॉस्ट करता है मैम. देखो, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं. नो डाउट वी विल बी लर्निंग. आई नो दैट हाउ मच पर सैंपल इज कॉस्टिंग हियर इन पाकिस्तान, बट आई ऑल्सो नो दैट हाउ मच पर सैंपल इज कॉस्टिंग एज ए कल्चर कलेक्शन. We are not knowing the development and not the application of technique with reference to Pakistan. Yes, we have to come to the point where we can say that we extend ourselves at a point where we can use it at the same point. But अभी देखो, आपकी simple हर reaction की cost बाहर से बहुत ज़्यादा है. अगर मैं आपको कहती हूँ कि sequencing के reaction की cost $35 है, $35 all the way towards till the level of identification when you are using 16S, they will getting to know आपकी $35 से बहुत हाई जाती है अगर आप एग्जैक्ट प्रोटोकॉल पे करते हैं. जब आप कर रहे हैं तो एक्चुअली आप एग्जैक्ट प्रोटोकॉल पे नहीं कर रहे. हम उसकी भी अभी तक डिटेल में नहीं गए. आई विल बी टेकिंग यू टुवर्ड्स चैप्टर 4 एंड देन यू विल गेटिंग टू नो कि आपकी $35 की जो कॉस्ट थी उस क्राइटेरिया को आप मीट ही नहीं कर रहे, बिकॉज आप जितने आपको टेक्निकल रेप्लिकेट्स चाहिए थे वो आप कर ही नहीं रहे हैं. आप एक सिंगल टाइम सीक्वेंस करके कहते हैं हो गया. ठीक है, तो यस, माल्डी की कॉस्ट आप पाकिस्तान में आपके पास हाई है, बट एक्चुअल कॉस्ट जिसको आप कहते हैं रनिंग कॉस्ट जिसकी बहुत लो है, जिसकी वजह से ये बहुत स्विफ्टली इस पाइपलाइन में एंटर हो चुका है. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली एज आई नो कि NIH वगैरह में शायद 2500 पर सैंपल करके दे रहे हैं. ठीक है, and they themselves do not know because they have never read it. But being a teacher of systematics, since I have learned it from a culture collection, मैंने आपको introduce कराया था that I have learned or adopted the systematics things through working at a culture collection. ठीक है, मैंने German collection of microorganisms cell culture पे काम किया है, अपनी मेरी PhD भी वहाँ से है. उसके बाद through the understanding of systematics through a culture connection I am talking on it. So we cannot say that what is the running cost over there, it will be the running cost over here, because we are no close to them. So आप माल्डी खरीदते हैं, माल्डी का डेटाबेस उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आप खरीदते हैं. फिर उसके कंज्यूमेबल जब आप खरीदते हैं तो आपको पता है कि आपकी किट की एक्सपायरी इतनी है, और जब आप किट खोल लेते हैं तो विद इन अ वीक आपने इसको यूज़ करना है. तो आपकी विद इन अ वीक थ्रेशोल्ड पूरी नहीं होती. वहाँ पे आपकी कल्चर कलेक्शन में विद इन अ वीक एक नहीं कई उसकी खुलती हैं वॉयल्स, क्योंकि आपकी वहाँ पे थ्रूपुट हाई है कि मल्टीपल सैंपल्स अवेलेबल हैं आपके पास उसमें पुट करने के लिए. ठीक है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मैनुअल सिस्टम पे हैं अभी तक. हमारा उसके साथ कंपैरिजन कॉस्ट में अभी नहीं है. ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी able to know that what is available to us and what we can introduce in that, right? And when we'll be increasing the throughput of the available methods, this is how we will be cutting down the running cost over here as well. कुछ तो जब आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ की नहीं है तो रनिंग कॉस्ट तो आपके लिए हर चीज़ की हाई है ना. ठीक है, एक्चुअल रनिंग कॉस्ट उसकी बहुत कम है, जिसकी वजह से माल्डी ने जो है बहुत बाकी सारे एडवांटेजेस के साथ इस बेसिक
वो फीचर की वजह से इसने बहुत इंपॉर्टेंट उसको पोजीशन अटेन कर ली है माइक्रोबियल सिस्टमैटिक्स में, राइट? सो ये सारा वर्क फ्लो भी आपको पता है, एंड यू नो as you are getting analysis, then you are getting to know more and more different types of microorganism, and with point in time आप क्या कर रहे हैं कि आपके बहुत सारे नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ स्पीशीज जिसको आपका नॉलेज था जो नॉवल हैं या डिफरेंशिएबल हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है? इट कुड बी द टाइम वेयर इट वाज अ काइंड ऑफ स्लाइट इंक्रीज, बट ये जो ड्रास्टिक इंक्रीज आए हैं, दीज आर द पॉइंट इन टाइम व्हेन यू आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर डेटाबेसेस एंड मोर टूल्स एंड मोर you know sophistication and people to do, ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप हो रहा है और उसके अलावा कटिंग कॉस्ट भी नीचे आ रही है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? एंड द थिंग विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस नॉलेज इज थ्रू कल्चरोमिक्स इन द वर्क फ्लो, एंड द थिंग विच इज़ हेल्पिंग मोस्ट इज दिस माल्डी एंड द जीनोम एनालिसिस बोथ, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So we can just look Yes, into the ma'am. detail of it, और ये आपको वही बात जो हमने इसके वर्कफ्लो से अटेन की है वही हमें बता रहा है कि this is originally designed to identify new bacterial species in the gut microbiota, because ये पेपर भी उसी को डील कर रहा है, but actually you can apply it on anything, right? So it has been applied to other microbiota और human vaginal पे या urinary microbiota पे या skin पे या soil पे या marine पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं, but obviously with time different आपके पास studies आती चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी study culturomics के reference से available भी नहीं है. You know, mimicking the natural environment is also not that easy thing, कि आप प्लेट के ऊपर जब ला रहे हैं तो mimicking of the hot water riverlands is not that easy thing, ठीक है? हॉट वाटर रिवरलैंड्स को मिमिक करने के लिए तो आपको उनकी कंपोजिशन एनालिसिस करने पड़ेंगे, एंड देन यू आल्सो हैव टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ बॉइलिंग कंडीशंस इन द कल्चर, एंड देन यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई डिफरेंट और आइसोलेट डिफरेंट बैक्टीरिया, और फिर आप उसको आइडेंटिफिकेशन चैनल में लेके जाएंगे, ठीक है? तो बेसिकली ये जो कल्चरोमिक्स थी, इट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरिंग टेक्निक्स एंड ऑल्सो development of the physical apparatuses which can apply differential culturing of the diversity of microorganism. So first step is culturomics, is dividing the sample, and you know वो जो आपकी डिवीजन के बाद उसमें फिल्ट्रेशन से डिवीजन की है आपने, या आपने फिजिकली डेंसिटी ग्रेडियंट से सेपरेट किया है, या आपने उसको जो आप कर रहे थे, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे, आप लोग सारे के सारे सीरियल डाइल्यूशन कर रहे थे, याद है कि नहीं? क्या याद है जुमे को? Yes, या ma'am. उससे पहले? याद है तो मैम। सीरियल डाइल्यूशन से आपने किया है, ये Yes, आपकी ma'am, डिवीजन याद। है कि जैसे आपने उसको किया है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है? फिर सेकंड पार्ट क्या है? ये जो है ग्रुप 1 वालों ने बहुत अच्छी सी वैसे डेवलप भी की थी, मैंने अभी आप सबके साथ शेयर भी करनी, बाकियों ने भी अच्छी की है, लेकिन एक होता है ना एक्सप्रेशन का तरीका, तो किसी एक ग्रुप ने तो सारा का सारा मुझे एक पैराग्राफ में लिख दिया, किसी ने हो सकता है वर्क फ्लो में ऊपर नीचे कर दिया और चीज़ों में, लेकिन उन्होंने ये जो स्टेप्स ऐड कर दिए ना, बड़ा नाइसली प्रेजेंट कर दिया था, तो वो कुछ ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, यू नो व्हेन यू आर पासिंग थ्रू इट, तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होगी ना स्टेप बाय स्टेप में। इसी तरह से उन्होंने उसको वो किया था। सेकेंड फेज में क्या किया, एंड इट कुड बी कि मैं आपको पहले ये पढ़ा देती और आप मुझे छाप देते ये सारे का सारा, कि जैसे आपने पढ़ लिया है, but it is not only that you have to learn it, but you have to develop your analytical skills, that if you are given a sample आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है? Most of the things are actually known to you. You are just learning that how you can get more out of that. आप उसको appropriate use करके more knowledge उससे acquire कर सकते हैं, and the systematic use of those things can enable you to get close to the novel things which were not known earlier. It is not so that they were not present earlier, they were not known earlier, right? So you are using rightly the culturing and other analysis and then putting it. So part B could be that you are giving different culturing conditions, and after the culturing, differential culturing conditions, you have not only attained differential cultures. Differential cultures means diversity of cultures, but also for each differential culture you are डेवलपिंग ऑप्टिमल ग्रोथ पैरामीटर्स, ठीक है? ये बात मेरी क्लियर हो गई है आपको जो मैं कह रही हूँ कि पहले जब आपके पास सैंपल था तो उसका ये सिर्फ मकसद नहीं था कि इसमें से कोई एक आइसोलेशन हो जाए, यू वर ट्राइंग मल्टीपल आइसोलेशंस ऑफ डिफरेंशियल microorganism, and then for each candidate which is differential
you are finding out the optimal parameters. ठीक है, और यहाँ आप वो हाई थ्रूपुट चीज़ें फिर हर एक के ऊपर अप्लाई करते हैं आइसोलेशन के बाद, चाहे वो बायोलॉग से है या वो दूसरे आप मैनुअल मेथड से अप्लाई कर रहे हैं, पीएच के लिए, टेम्परेचर के लिए, कार्बन के लिए, कीमोटेक्सोनॉमी के लिए. ठीक है. An important feature in culturomics is the rapid thing. So not only the rapidity, but also the cost effectiveness and very reliable database development of this MALDI thing, that this spectrometry, mass spectrometry is entering into the workflow, and it is actually the comparison of the protein mass spectra of the isolate. And this protein mass is actually the surface proteins, which are actually getting separated from the surface of the microorganism, and they are flying, and on the basis of their time of flight and the spectra we are comparing with the database available, and then we are getting to know which proteins are flying from this bacteria, and on the basis of the databases itself, इसका अपना database काम करता है software, और आपको identification दे देता है कि ये इसकी है. So normally we say that if identification fails, it is actually not so always that if identification fails. It is so that after this identification of MALDI, actually we move into the 16S analysis. Identification fails इसलिए है कि जब आपके पास कोई ऐसा आ गया जिसके लिए ये जिसको मैं यूज करती हूँ कि आउटलायर कोई आ गया, या आपके पास कोई नोवेल माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गया जिसके लिए डेटाबेस था ही नहीं, या कोई ऐसा आ गया जो कि 2 के साथ मैच कर रहा है. कुछ ऐसे भी हैं जिनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है क्योंकि जो उनकी, लेकिन देयर इज अ बिग डाइवर्सिटी विच कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन इट. लाइक इकोलाई सिंपली क्लेब्सियाला के साथ डिफरेंशिएट नहीं होता माल्डी में, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन फेल. अगर आपका कैंडिडेट इकोलाई में था या क्लेब्सियाला में था तो जनरली माल्डी वहाँ पे फेल हो जाता है. और इसी तरह और बहुत से दूसरे हैं जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन फेल हो जाती है. फॉर दोज वी आर कंसिडरिंग दैट दीज आर द न्यू आइसोलेट्स एंड वी हैव नॉट गॉट information up till now in the MALDI database for that. So we can get the closest matches over there, but this is not giving the right identification. It shows the false identification over there. So then we can subject it in the 16S ribosomal RNA. This is with the purpose of getting some novel out of that. But for the right identification workflow, this is an added information which will be used in the comparison, not comparison, in the compilation of data. And that 16S is, giving us the results on the basis of the 98.7% similarity index with the already available databases. So if it is below that, then we know that it could be a new species because it is a species level identification, and then we can either move on to the whole genome sequencing, or we can move on to different other differentiable tests, and then we can get to know whether it is a differentiable thing or not. इसके वर्कफ्लो में जो कुछ और दूसरे टेस्ट हैं वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं, लेकिन आप उसको सीख चुके हैं. जैसे आपने वहाँ पे कौन कौन से देखे थे, और इसके अलावा राइबोटाइपिंग थी. हेलो, राइबोटाइपिंग थी जो आपने नोवेल स्पीशीज डिस्क्रिप्शन के पेपर पढ़े थे उसमें. यस मैम, आपने कहा था मैं बाद में हाँ, राइबो एक्चुअली देखिए वन टाइम में जब हम एक उसको करते हैं ना, बिकॉज वी आर नॉट इनटू द टेक्निक्स चैप्टर कोर्स के, जहाँ मैं एक टेक्निक पढ़ाऊँ और कहूँ कि बस ये टेक्निक आपने सीख ली, ये इसके प्लस हैं, ये इसके माइनस हैं, ऐसे ये होती है. मैं आपको टेक्निक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको वर्क फ्लोज पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ों को बाय नेम आप लर्न करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ की डिटेल में हम टाइम टू टाइम जाते रहेंगे. बट मोर वी विल बी लुकिंग इनटू द वर्क फ्लोज विच आर इन्वॉल्व इन द सिस्टमैटिक्स. ठीक है, तो उसमें से एक राइबोटाइपिंग भी है जो कि उसी वर्क फ्लो में एंटर हो जाती है, और उसके अलावा और दूसरे जैसे API था या दूसरे तीसरे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो कंपाइलेशन ऑफ ऑल दीज रिजल्ट्स and comparison of the individual results into the individual databases. Like MALDI का result जो होगा वो MALDI के database में compare होगा, 16S का result जो है 16S के database में compare होगा, जो आपके बायोकेमिकल टेस्ट के रिजल्ट हैं वो बायोकेमिकल डेटाबेसेस में कंपेयर होंगे, और उसके बाद हम उसको कंपाइलेशन करके आइडेंटिफिकेशन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की निकाल सकते हैं. दिस कुड बी लीडिंग अस टुवर्ड्स द न्यू स्पीशीज बाय कल्चरोमिक्स. एंड एज वी आर इंक्रीजिंग the methodologies, we are also increasing the repertoire of microorganisms known to us up till now, right? If you are having any questions, you can ask me on it. कोई नहीं है, सारा समझ आया?
मैम मैम आपका आपने कहा कि हम एक ही प्लेट के ऊपर जो है वो मल्टीपल पैरामीटर्स लगा सकते हैं। मैम एक प्लेट के ऊपर अगर हमने लाइक हर वेल के अंदर डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर्स किस तरह से रखेंगे? देखो ये जो एक प्लेट है, ये बात तो हमने समझ ली कि ये वो नॉर्मल पेट्री प्लेट की बात नहीं हो रही, ये बल्कि मल्टी चैम्बर प्लेट की बात हो रही है, ठीक है। और मल्टी चैम्बर प्लेट जो है, अगर हम मैनुअल उसको दे रहे हैं, डेवलपमेंट दे रहे हैं, मैनुअल डेवलपमेंट दे रहे हैं, तो मैनुअल डेवलपमेंट में तो आप पीएच की रेंज को स्टडी कर सकते हैं, आप उसमें सॉल्ट की रेंज को स्टडी कर सकते हैं, आप केमिकल टेस्ट स्टडी कर सकते हैं, आप बायोकेमिकल टेस्ट स्टडी कर सकते हैं जब आप उसको मैनुअल इंक्यूबेशन दे रहे हैं, राइट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड चैम्बर्स अवेलेबल हों जहां पे आपके हर वेल को वो सेपरेट टेम्परेचर दे दें। किसी ने कभी ग्रेडियंट पीसीआर लगाया है या सुना है पीसीआर में ग्रेडियंट? यस मैम। मैम सुना है ठीक है, लेकिन लगाया चलो नहीं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ग्रेडियंट पीसीआर ये होता है कि इन हाँ बताओ इसको। मैम ये होता है ना, हम उसके अंदर जो ग्रेडियंट पीसीआर है उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर बने हुए कॉलम्स में होते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेज में टेम्परेचर 58 देते हैं और उस चीज हम सेम ही हम 59 दे देते हैं। यानी आप जो सेकंड कॉलम होता है उसको मिक्स करते हैं एक मशीन के अंदर, मशीन ये के कॉलम अंदर हैं वो डिवाइड एग्जैक्टली आप इस चीज को समझें कि आपकी 96 वेल की मशीन है जिसमें 96 ट्यूब्स लग सकती हैं, एंड यू आर गिवन अ पोटेंशियल इन द मशीन। द सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड इन अ वे दैट यू कैन गिव अ कमांड लाइन फॉर इंडिविजुअल टेम्परेचर इन द वेल्स। So the individual temperature could be either in rows or in columns, ठीक है, for ease। अगर आप मल्टीपल उसकी और आगे डेवलपमेंट में जाए तो ये भी हो सकता है कि 96 वेल्स को 96 ग्रेडियंट्स दे दें, हर एक को सेपरेट दे दें। लेकिन अभी मशीन ग्रेडियंट्स जो होती हैं वो हमारी कॉलम्स में ग्रेडियंट करती हैं कि वो एक जो 96 वेल प्लेट का एक कॉलम है उस पर वो ग्रेडियंट दे देती हैं। और ग्रेडियंट का आपके पास होता है थ्रेशोल्ड कि ये 1.5 का ग्रेडियंट पर कॉलम ले सकता है, या 2 का ले सकता है, या 3 का ले सकता है, या 5 का ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ऐसे सिस्टम्स हो सकते हैं जिसमें जब आप अपनी प्लेट को रखें तो वो इंडिविजुअल वेल को इंडिविजुअल इंक्यूबेशन पे ले जाएं, ठीक है। तो वो आपकी ग्रेडियंट पे ले जाएंगी, आपकी प्लेट की डेवलपमेंट ग्रेडियंट हो रही होगी तो आप टेम्परेचर प्रोफाइलिंग भी कर लेंगे। अभी जिस तरह से मैं बायोलॉग को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, तो बायोलॉग हमारे पास जो है वो मैनुअल सिस्टम है। मीन्स हमारे पास डेटाबेस जो है वो वही है जो कि सेमी ऑटोमेटेड या ऑटोमेटेड सिस्टम यूज कर रहा है। When I will be showing you that how we are using it, then you will getting to know कि हमारे पास क्या है कि हम इसी प्लेट को करते हैं और उसकी डेवलपमेंट के बाद डेटा नोट जो है वो मैनुअली नोट कर रहे हैं, तो हमारा मैनुअल सिस्टम है। यही प्लेट जब उसको आप प्लेट रीडर में डाल देते हैं तो ये सेमी ऑटोमेटेड हो जाता है सिस्टम। और एक वक्त में एक आपके पास इंक्यूबेटर नुमा मशीन है जिसके अंदर आपने 300 प्लेट लगा दी और वो 300 प्लेट का डेटा ऑटोमेटिकली प्लेट रीडिंग एक ही वक्त में लेता चला जा रहा है। वो उसका ऑटोमेटेड वर्जन है। कहाँ आप एक वही प्लेट थी, आपके पास एक थी, 10 थी या 100 थी, आप लगा के उनकी रीडिंग ले सकते थे मैनुअली, ठीक है। आपका वर्कलोड ज्यादा था। आपका वर्कलोड सेमी ऑटोमेटेड में कम हुआ जब आपने उस प्लेट को उठाया और मैनुअली 96 वेल की रीडिंग लेने के बजाय उसको प्लेट रीडर में रखा और प्लेट रीडर ने रीडिंग ले दी आपको। तीसरा, आपके पास 300 प्लेटें थी, आपने रख दी, हर 5 घंटे बाद रीडिंग लेनी है, हर 30 मिनट बाद रीडिंग लेनी है, या हर घंटे बाद लेनी है, वो आपने लगा दिया और वो हर चैम्बर की रीडिंग उसमें लेता चला जाएगा। अभी स्टिल इट इज नॉट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज कि आपके ऑटोमेटेड में ये भी है कि वो हर वेल को स्पेसिफिक टेम्परेचर दे सकें, ठीक है। नॉर्मली टेम्परेचर प्रोफाइलिंग वगैरह इसमें नहीं होती है। जो आपके ये होते हैं बायोकेमिकल टेस्ट और पीएच और जो है सॉल्ट के या केमिकल्स के वो होते हैं, लेकिन अभी ये नहीं होता। लेकिन ये ग्रेडियंट सिस्टम के ऊपर पॉसिबल है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको वो नहीं कर सकते। ग्रेडियंट सिस्टम पे आप रखेंगे, इंक्यूबेशन दे देंगे तो वहां पे ये पॉसिबल हो जाएगा कि आप रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को उसमें चेक कर लें। और आपके पास ग्रेडियंट वो होते हैं, क्या ऐसे कहते हैं, ये जो आपके इंक्यूबेटर्स होते हैं ना, वो भी ग्रेडियंट होते हैं। आपके उसके अंदर चैम्बर्स बने होते हैं, एक ही इंक्यूबेटर में आप रखते हैं, लेकिन वो अपने हर चैम्बर में स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं, तो वो उसमें दे रहा होता है, ठीक है मैम कि अगर ये मैनुअल होता तो फिर हम इसको डेटाबेस से मतलब
कैसे कंपेयर कर रहे होते हैं? मैनुअल इसका जो एंट्री, डेटाबेस होता है उसका क्या? मैनुअल एंट्री और क्या। देखो अगर मैं प्लेट रीडर से भी करती हूँ, प्लेट रीडर जिस पे लेगा उसके सॉफ्टवेयर से आपने अपने रिजल्ट को इंपोर्ट करना है डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब सिंपली मैं अपना जो रिजल्ट है मैनुअल, मैंने एक पेपर रखा हुआ है 96 वेल का बना के, उसके ऊपर अपने हमारा जो रिसर्चर होता है वो उस पर रीडिंग ले लेता है, उसको लेके हम डेटाबेस का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो खोलते हैं तो हमारे पास डेटा एंट्री खुल जाती है, ठीक है। डेटा एंट्री में डेटा इंपोर्ट भी किया जा सकता था और डेटा हम मैनुअली ऐड कर देते हैं। 96 वेल का वो पॉजिटिव नेगेटिव डेटा होता है सिर्फ, तो बहुत क्विकली विद इन अ मिनट और सो वो ऐड अप हो जाता है। उसके बाद जो पीछे रेपर्टायर यूज हो रहा है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वही रेपर्टायर सेमी ऑटोमेटेड में यूज हो रहा है, वही रेपर्टायर ऑटोमेटेड में यूज हो रहा है। द प्राइस डिफरेंस विच आई कैन कोट टू यू इज लाइक मैनुअल सिस्टम जो हमने परचेज किया है, इट वॉज अबाउट 4 मिलियन। जो सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम है बायोलॉग का, इट वाज अबाउट 7.5 to 8 मिलियन, और जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो 20 मिलियन के ऊपर चला जाता है आपका। नंबर 1 हमारी हाई थ्रूपुट नहीं थी। हाई थ्रूपुट का मतलब था कि वो हमारे एक एक वक्त में 100 प्लेट नहीं थी जिसको हमने रीड करना था। हमारी वर्क वो जो है वो लिमिटेड है क्योंकि हम एक टारगेटेड प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन हमें डेटाबेस ह्यूज ही चाहिए था ताकि हम एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। सेमी ऑटोमेटेड में वी हैव नोन कि हमारे पास बहुत सारे प्लेट रीडर्स मौजूद थे, सो वी हैव थॉट द आइडिया दैट वी विल बी कपलिंग इट, राइट। प्रीवियसली जो है वो कंपनी डिफरेंट प्लेट रीडर्स को यूज कर रही थी और उन्होंने कपलिंग या इंपोर्ट ऑफ डेटा को बीच में ओपन रखा हुआ था, बट एट द पॉइंट व्हेन वी कुड ब्रिंग इन लैब तो उन्होंने अपना प्लेट रीडर बना के ट्रेडमार्क कर लिया था। सो यू शुड नो द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑल्सो। उन्होंने जब अपना प्लेट रीडर ट्रेडमार्क कर लिया था तो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर दिया था इंपोर्ट ऑफ डेटा फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर्स। तो अब हमारी ये ऑप्शन खत्म हो गई कि हम सेमी ऑटोमेटेड कपल नहीं कर पा रहे थे अपने ऑलरेडी अवेलेबल से। देन वी हैव गॉन फॉर मैनुअल कि हमारी इम्पॉर्टेंट ये था कि हम पूरे डेटाबेस के साथ जो है वो सिस्टम को एक्वायर करें। तो अगर वो हमें नहीं भी कपलिंग हो रही फॉर द टाइम बीइंग तो हम ठीक है उसको मैनुअल एंट्री से ले जाते हैं, लेकिन व्हेन वी आर हैविंग पोटेंशियल तो हम किसी भी वक्त प्लेट रीडर खरीद के अपने सिस्टम में जोड़ेंगे तो हमारा जो है वो सेमी ऑटोमेटेड अपग्रेड हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा ऑटोमेटेड जो है वो अभी अपग्रेडेशन में है। ऑटोमेटेड जो है वो आपका सिर्फ एरोबिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को कर सकता है टेस्ट, एनारोबिक को नहीं कर सकता। जबकि अगर आप कल्चर को एनारोबिक चैम्बर में ग्रो कर लेते हैं तो वो आप मैनुअल के थ्रू या अपने सेमी ऑटोमेटेड के थ्रू एनारोबिक्स को भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे मैंने उस दिन अपनी किसी स्टूडेंट के कल्चर की एग्जांपल दी थी स्टैफ म्यूटेंट्स की, तो हम फैस्टिडियस एनारोब्स पे काम कर रहे थे, तो अगेन हमारे लिए तो ऑटोमेटेड सिस्टम पॉइंट ऑफ चॉइस था ही नहीं क्योंकि हम एरोबिक्स पे भी काम कर रहे थे और फिर हमारा जो पोटेंशियल मिक्सअप था वो भी फैस्टिडियस एनारोब था फ्रॉम द एनवायरनमेंट कुछ ही दूसरे प्रोजेक्ट में भी, तो हमारा अगेन इंटरेस्ट उसमें नहीं था, ठीक है। सो आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी सिस्टम तो उसको एनालाइज आपने खुद करना है। इट कुड बी दैट ये इतनी पोटेंशियल दे रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो पहले दिन मैंने आपको बात समझा दी थी कि द पॉइंट इज दैट यू हैव टू वेरी मच क्लियर दैट व्हाट इज योर क्वेश्चन विच यू वांट टू एड्रेस। It is not that how much the system can tell you, what you want to get from that particular system. So this is what you will be smartly, choosing and using different systems. ठीक है? Systematist जब use कर रहा है identification में, it is not the systems and the databases which are enabling him to do. It is the smart choices of the system, the person himself, the microbiologist, जो being systematist काम कर रहा है, ठीक है? उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई वी आर मूविंग थ्रू दिस अप्रोच दैट वी आर क्रिटिकली एनालाइजिंग दैट इफ यू आर गिवन द चांस व्हाट यू आर यूजिंग फॉर एनालिसिस, इट इज नॉट सो दैट यू आर गिवन अ workflow and as such you just apply it, or you are told a database and as such you go to database and say yes I have got it. You are not a technician of the technique, you are a kind of researcher which can smartly devise the strategy and then use the strategy for identification over here, right? For the take home assignment thing आपके पास ये आ रहा है, मैं पेपर भी ये वाला अपलोड कर देती हूँ. It is telling you a kind of
वर्क डेवलपमेंट कि उसकी पोटेंशियल डेवलपमेंट कैसे हुई इसके अंदर, ठीक है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के रेफरेंस से चूंकि रिव्यू है तो पोटेंशियल एप्लीकेशन उसकी क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2012 में इंट्रोड्यूस हुई, फर्स्ट टाइम यूज डेवलप पहले से हो रही थी, इंट्रोड्यूस 2012 में हुई है, ठीक है। और उससे हम देखते हैं ये क्या है, इसकी क्या है, ये इसकी टाइमलाइन। वो जो तलहा का हमेशा होता है कि मैम ने असाइनमेंट दी थी पहली और डिस्कस नहीं की थी, तो इट कुड बी कि मैं सेकंड असाइनमेंट आपको ये दे देती कि कल्चरोमिक्स की टाइमलाइन लिखो, तो तलहा ये तुम्हें थोड़ा सा बता देगी कि फिर कल्चरोमिक्स की टाइमलाइन तुम कैसे लिखते, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ रिव्यू पेपर जिसमें उन्होंने उस टाइमलाइन को इकट्ठा किया कि उन्होंने देखा कि 12 में टर्मिनोलॉजी आई थी तो 12 से 18 का ये वाला रिव्यू है एक्चुअली। तो 18 तक में जो काम हुआ था उसमें से जो सिग्निफिकेंट वर्क था जिसमें कुछ उनको लगा था कि ये एक काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू है, तो उसको उन्होंने उस टाइमलाइन में एड अप कर दिया है, ठीक है। दिस इज हाउ यू डेवलप द टाइमलाइन ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहली असाइनमेंट जो है वो अपनी अपनी खुद ही जाके चेक कर लेना, अब मैंने चेक कर ली हुई है, नंबर भी डाल देंगे वेरी सून उसके, ठीक है। तो ये आपने फिगर को रीड करना है, ठीक। आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल, आई लाइक इट व्हेन यू आर वांटिंग टू नो दैट व्हाट यू हैव डन राइट और रॉन्ग, बट एज आई हैव यूज्ड टू से कि मेरी अप्रोच ऐसे नहीं है कि 1+1 = 2 इमीडिएटली मैं आपको उसको दिखा दूं, बिकॉज to me it is very very important that you should be able to analyze it. का पेज डाउन है मैम, कॉमसेट्स का पेज डाउन है, अच्छा चलो मैं जो है वो ईमेल में डाल देती हूँ फजीला को, वरना आपको दिखा देते हैं टाइटल, आप इसको कर लेंगे, ओपन है, इसका नेचर का पेपर रिव्यू है और ओपन है, नेचर माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। उसमें ये 2018 का रिव्यू है, कल्चरिंग द ह्यूमन माइक्रोबायोटा एंड कल्चरोमिक्स, तो ये ओपन है, मैं ये वहाँ पे टाइटल डाल देती हूँ चैट बॉक्स में, तो आपके पास आ जाएगा, इसको खुद भी खोल सकते हैं, मैं भी डाल दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम जी, उसके अलावा जो पेपर मैंने कहा था वो ये 2020 का पेपर है, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन कल्चरोमिक टेक्निक फॉर ह्यूमन माइक्रोबायोम एक्सप्लोरेशन। यू सी मैं 2018 का आपको दिखा रही थी रिव्यू पेपर, where it was like for human microbiota it was used, but still we know that we could not study the human microbiota completely through culturing. वो जो कल्चरिंग में रेपर्टायर हमने सेट किया है ना कि शायद अभी तक हम 0.1% ऑफ द टोटल डाइवर्सिटी पे गए हैं, किसी इकोसिस्टम में ज्यादा गए हैं, किसी में कम गए हैं, सो स्टिल वी आर एट अ लेवल, वी आर इम्प्रूविंग आवर मेथड्स ऑफ कल्चरोमिक्स टू नो मोर एंड मोर डाइवर्सिफाइड माइक्रोऑर्गेनिज्म थ्रू कल्चरिंग इन द कल्चरोमिक्स। ये 2020 का पेपर है साइंटिफिक रिपोर्ट्स का, ठीक है। इसके बाद एज अ केस स्टडी इसको देखेंगे हम, ठीक है। ये बाद की बात है, अभी तो सिर्फ टेक होम वो छोटी सी चीज दी है, जरा टाइमलाइन को देख लेना ताकि आप अपनी मैम वो पोटेंशियल एप्लीकेशन कल्चरोमिक की वो असाइनमेंट नहीं है, वो मतलब जस्ट टास्क है एक वीकेंड का। हाँ टास्क है, देखो वीकेंड का नहीं, आप देखो अभी मैंने लेक्चर दे दिया, अब जब मैं अगले लेक्चर में आती हूँ एंड आई वांट यू टू नो इट अ लिटिल बिट, एंड यू नो मैंने ये भी डिसाइड किया था कि जब मैं कल ये ऑनलाइन लेक्चर्स में रहूंगी तो मैं आपकी छोटी छोटी सी हाइब्रिड मॉड्यूल पे रहूंगी, आई विल बी इन्वॉल्विंग यू इन इट। तो हो सकता है कि अभी मैंने जितना सा पढ़ाया और जितना सा दिया है इसके ऊपर अगली दफा मैं 1-2 सवाल बना के लेके आऊं, ठीक है। सिर्फ इंट्रोड्यूस क्या कह रहे हैं मैम, ये आर्टिकल शेयर कर दें क्योंकि वहाँ पर नहीं है, ओपन एक्सेस नहीं है। अच्छा मैं आर्टिकल शेयर कर देती हूँ, मेरे पास डाउनलोडेड है। मैम BR2 की आपको रिसीव नहीं हुआ था रिस्पांस, तो वो मैंने आपको व्हाट्सएप किया, आप वहाँ पे देख लें काइंडली। अच्छा चले मैं वहाँ देख लेती हूँ, लेकिन BR2 मुझे व्हाट्सएप ना ही करो मुझे इधर एक कंपाइल रहने दो, बिकॉज जब मैं तुम लोगों का कोर्स का वो करती हूँ ना तो फिर मैं फोकस एक ही जगह पे करती हूँ, फिर मुझे ये भूल जाता है कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें भेजी गई हैं, बिकॉज इट कैन, मुझे फोकस इस पे करना होता है कि क्या भेजा है, इस पे नहीं करना होता कहाँ भेजा है। तो वो हम देख लेते हैं, अगर टेक्निकल इशू है तो फिलहाल मैं देख लूँगी उसको, लेकिन कोशिश करना इसमें ही पेस्ट कर देना, जनरल में जाके, चाहे जनरल की टैब में जाओ ना, ठीक है मैम। ये जो अभी मीटिंग चैट चल रही है इसमें जनरल की टैब में जाओ ताकि मुझे फिर वहां से मिल जाए, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये आपका चेक करने बैठती हूँ काम, तो फिर मुझे उस वक्त जो है वो देखना पड़ता है उसी जगह पे, उसको सारे को मुझे भूला हुआ होता है कि किसने कहाँ डाला था। मैम ये ब्रेक रूम 3 का किस तरह था मैम?
बताएंगे आपको। मैंने अभी ये देनी है एक्सेस उसके ऊपर। अभी तो टाइमलाइन वाली आई है ना, देखो टाइमलाइन वाले की बारी कितनी देर बाद आई है, तो इतनी जल्दी ना बचाओ, इसका भी बताएंगे, ठीक है, एट अ राइट पॉइंट। कुछ थोड़ा सा चूंकि स्टेप्स इंट्रोड्यूस करा रही थी और वन ने उसको उसी तरह से वो किया हुआ था, तो मैंने इमीडिएटली उसको कह दिया, बट इट डजंट मीन कि बाकी लोगों ने अच्छी अटेम्प्ट थी सारे ग्रुप्स की। 2 की अभी तक देखी नहीं है, सबकी अच्छी अटेम्प्ट थी, लेकिन टाइम टू टाइम में डिस्कस करती रहूंगी, ठीक है उसको। अभी तुम टाइमलाइन सीखो तलहा। ओके मैम। चलो, I am just going to download the attendance, and today I am having 35, right? So is it the complete number today? सब आए? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, excused. मैम मेरी 24 की एब्सेंट मार्क हुई है। 24 की एब्सेंट कौन है? ये गनवा कौन है? नो मैम, सोनिया महरीन। तो मैंने उस दिन कई दफा बोली थी, आप बोले ही नहीं थे। मैम मैंने वो माइक म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने आपको बाद में बताया था। अच्छा, क्योंकि उस दिन वो पहले हमीदुल्ला भी नहीं बोल रहा था और फिर आप भी नहीं बोल रही थी, तो फिर आपकी शायद एब्सेंट मार्क हुई थी वाकई उस दिन। अच्छा चलो, मैं अभी पी करती हूँ, डालूंगी तो आप... अच्छा ठीक है, मैं डाल दूंगी। पीछे देखती हूँ एडिटिंग पॉसिबल है तो नहीं, वरना फिर डाल दूंगी किसी वक्त ना। मार्क कर लिया रजिस्टर पे मैंने। आज जो 3 लोग नहीं है, तुम लोग खुद ही बता दो कौन नहीं है। एजाज, आपका अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया इन्होंने? कुत्सिया आप हो? आप लोग अब अनम्यूट कर लो ना, ताकि मैं क्विकली अटेंडेंस लूं। मैम आतिफ इसहाक कियानी नहीं है, और मैम साहिद फातिमा भी नहीं है। फातिमा मैंने देखा क्या इधर ही है। आतिफ नहीं है। यस मैम, और मोहम्मद अतीक। अतीक कहाँ चला गया है? अतीक देखिए, रिमेंबर, चाहे इसको उधर भी अनाउंस कर दो। वैसे मैं हर चीज़ के नंबर नहीं रख रही हूँ, लेकिन जो मैं टाइम टू टाइम आपको वर्कआउट्स दे रही हूँ ऑनलाइन क्लास में, मैं उसका वेटेज रखूँगी, ठीक है। वो मेरी मर्जी है कि मैं आपकी मिड में उसका वेटेज निकालूं या ओवरऑल में अपनी असेसमेंट में उसका वेटेज निकालूं। लेकिन मेरे साथ जो बच्चे पहले भी क्लासेस करते रहे हैं, उन्हें ये पता है कि आई यूज टू गिव वेटेज to all your participations in my class. It is not so because it is not urged कि मैं बोलूं और आप उसे जाके रट्टा लगा लें. It is urged that you learn the thing and you participate in the class. And particularly when we are on this ऑनलाइन मॉड्यूल, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता कि मैं बोलूं और आप जाके उसको रट्टा लगा लें। इसमें तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मैं अपना नोट्स ज़रूर लेती हूँ साथ साथ, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो नहीं आ रहे हैं और नहीं उसमें कर रहे हैं, वो मुझे कल ये नहीं कह सकते कि उसको तो कोई क्विज नहीं था। वो क्विज में असाइनमेंट में नंबर ना भी लगाऊं तो मेरी जनरल वेटेज में उसके नंबर उनको मिलते हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके कहें कि वो ऑनलाइन क्लास में आया करें। ओके मैम। मैम मुसार फातिमा भी एब्सेंट है। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। बाकी मैंने डाउनलोड भी कर ली है आपकी अटेंडेंस आज की, तो मैं कर दूंगी। सोमिया, मैं एडिट करती हूँ उधर ना, तो वो हो जाती। बिकॉज जनरली देखिए जी, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है। मुझे ये पता है कि अल्टीमेटली अभी नहीं भी लगाऊंगी तो मैंने बाद में सबको 80% करके इम्तहान तो दिलवाना ही दिलवाना है, ठीक है। लेकिन इम्तहान दे के तो फिर वहाँ पे जाके मुझे ये प्ली के ईमेल ना डालें कि मेरा ये था तो मेरा वो था तो मुझे नंबर दे दें। वो मैं नहीं दूंगी। अटेंडेंस तो मैं दे रही हूँ आपको सबको, वो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर इस तरह से नहीं दूंगी। आज है 31 मार्च है ना। चलो जी, और मज़ीद एहतियात जारी रखें ताकि अल्लाह करे हम 11th के बाद यूनिवर्सिटी आ सकें और फेस टू फेस रिज्यूम करें, ठीक है। चलें, सही है जी, ओके। और वोकलिस्ट बने अपनी सोसाइटी में। देखें, आप जो हैं वो ट्रेंड सेटर होंगे रमज़ान में और ईद में। जैसे जैसे इंडिकेशंस हैं कि कितने फासले से और कैसे नमाज पढ़नी है, जो है उस तरह से जाके पढ़ें। मतलब ये ना कहें, मुझे ये पता है, हम खुद इस चीज़ को फेस करते हैं। लाइक व्हेन माय फैमिली मेम्बर्स दे गो टू मॉस्क फॉर प्रेयर, तो वो लोगों के लिए एक वो डिफरेंट हो जाते हैं। नॉर्मल बिहेवियर उनको लगता है कि स्टिल जी करीब करीब होके खड़े नहीं होते, स्टिल फासला रखते हैं, ये है वो है रखते हैं। लेकिन
आपको ही ट्रेंड सेटर बनना है सोसाइटी का। ये नहीं हो सकता कि आप सोसाइटल नॉर्म्स के मुताबिक चले जाएं कि जी सोसाइटल नॉर्म्स तो ये थी कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहा था और लोग हमें पागल समझते थे और लोग कहते थे कि ये डरपोक है और मुसलमान नहीं है और कमज़ोर है। मुसलमान वो है जिसके हाथ और बाजू से दूसरा महफूज रहे। तो मुसलमान वो कैसे हो सकता है जो एक बीमारी जब डिक्लेयर्ड है कि वो इतना नुकसानकारी है उसमें एहतियात ना करे। ठीक है, तो चाहे गर्ल्स हैं वो मार्केट को जाना परहेज रखें, ठीक है, ईद पे पुराने कपड़ों से गुजारा करें, और जो लड़के हैं जब वो मस्जिद में जाते हैं, कम्युनिटी प्लेस पे जाते मैम ये हैं, तो ईद वाला बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। किसी के लिए भी सब मुश्किल है। मतलब मैं तो खुद परेशान होती हूँ कि स्कूल बंद है और बच्चे मार्केट्स में फिर रहे हैं माओं के साथ, तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये जो है वो हम सारे जो है वो एक्चुअली इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, कि आपने इस चीज़ का सारा ट्रेंड्स भी सेट करना है और वॉशिंग भी करनी है सोसाइटी की। ये सोसाइटल नॉर्म्स नहीं हो सकती कि वो हमें बताएं कि करना क्या है, आपने बताना है कि करना क्या है, करके दिखाएं उसको। अलार्मिंग रेट इस्लामाबाद 18% पे जा रहा है। ये पढ़ी लिखी सोसाइटीज का ये हाल है, तो बाकी जगह क्या हाल होगा। जी जी बताएं। मैम हम क्लास लेफ्ट कर दें, हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट है। श्योर श्योर, आप छोड़े जी, मैं तो जनरल बातचीत कर रही हूँ, आप छोड़ के अपनी क्लास में जाएं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम, थैंक यू।